लास्ट क्लास में हमने ये एक प्रोपोजिशन किया था, बल्कि एक थ्योरम है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M हो और C कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड्यूलो M हो तो हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था, इसको हमने प्रूव कर लिया था लास्ट क्लास में। अब इसके बाद फर्दर देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो है कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड है और वो हम जो है वो प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस क्लासेस भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब एक और एग्जाम्पल है, उस इसी रिजल्ट से पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है कि जब हम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल, ये हमारे पास एक जाहिर है कि एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, तो इसका जो है वो फाइंड द रिमाइंडर when it is divided by 15। ठीक है, जब इसे 15 से डिवाइड किया जाता है तो हम ये देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आएगा। वैसे अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है और 15 से डिवाइड करना जो है वो जो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अगर हम यूज करें और हम डिवाइड करने की कोशिश करें और रिमाइंडर निकालें तो ये एक बहुत मुश्किल जो है वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है हम अपनी नंबर थ्री की टेक्निक्स जो है इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास हमें जो है बिल्कुल ऑब्वियस सी नजर आ रही हैं। ठीक है, वो ये कि 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है जो कि 6 होता है। ठीक है, तो फिर इसका 3 फैक्टोरियल सॉरी 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर 4 फैक्टोरियल होगा 24 जो कि 15 से बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल जो होगा 120 होगा। अब ये जो 5 फैक्टोरियल आएगा ये बराबर है 120 के, तो जब इसको 15 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 15। ठीक है, इसी तरह से 6 फैक्टोरियल भी यही होगा। उसकी रीजन ये है कि जो 6 फैक्टोरियल उसके अंदर 5 फैक्टोरियल मौजूद होगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल जो है ये होता है 5 फैक्टोरियल टाइम्स 6। तो इसके अंदर क्योंकि 5 फैक्टोरियल आ रहा है, जब 5 फैक्टोरियल डिविजिबल है 15 से तो जाहिर है कि 6 फैक्टोरियल भी होगा, और इसके बाद जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके 100 फैक्टोरियल तक जितने भी होंगे वो सब 15 से डिविजिबल होंगे। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी हो गई अब। ठीक है ना, सब 15 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब बचा हमारे पास क्या, अब हमारे पास 4 फैक्टोरियल तक के नंबर बच गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देख रहे हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है ना, हम इसको जो है वो देखना चाह रहे हैं कि ये मॉड्यूलो 15 निकालना चाह रहे हैं। मॉड्यूलो 15 ऐसे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो है ये बिल्कुल वैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि अगर सिर्फ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का निकालें, तो इसका मतलब है कि हम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सिर्फ ये नंबर्स ले लेते हैं। अब 1 फैक्टोरियल हमें पता है कि कितना होगा, 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा।
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 33। 33 जो है ये आसानी से 15 से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके मॉड्यूलो 15 जब आप निकालेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 3 मॉड्यूलो 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल ये कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड्यूलो 15। तो इस तरीके से हम इसका रिमाइंडर देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद हम जो है फर्दर कुछ मजीद चीजें देखते हैं कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड, जैसे कि हमने बहरहाल उसको तो यूज नहीं किया हमने, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरम जो है वो पढ़े थे। थ्योरम जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि अगर दो कॉन्ग्रुएंस हो तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं जो कि हम कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इक्वेशंस में होती थी कि एक और हमारे पास रिजल्ट है जिसे हम कह रहे हैं कोरोलरी 4.4। इसमें इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो A congruent to B modulo M and C is any integer. C is any integer, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोई भी इंटीजर हमारे पास होता है इस इंटीजर को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि देन A plus C congruent to B plus C modulo M। दूसरी चीज माइनस भी कर सकते हैं, A माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस सी मॉड्यूलो M। तीसरी चीज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड्यूलो M। और चौथी चीज आप स्क्वायर कर सकते हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंस में, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो M है, आप कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉड्यूलो M। ठीक, इसके प्रूफ जो है वो बहुत सिंपल है, कोई एक आध जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड्यूलो M है, ये इस तरह से जो है वो आपको लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो चीज आ रही है इसका मतलब जो है वो यही है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो M। वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे जो नॉर्मल इसका तरीक़ेकार है उसमें, यानी कि अगर आप जो है वो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो, ये रफ सा मैं स्केच यहाँ पे कर देता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है, हाँ हाँ M डिवाइड्स A माइनस बी, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी प्लस M के, आपने इस तरह से लिखी, ठीक है ना, वेयर K इज एनी इंटीजर, इस तरह से लिख दिया। अब ये क्योंकि एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस सी इक्वल्स बी प्लस सी प्लस M के। तो वो जो A था उसकी जगह ये समझ लें A प्लस सी लिखा हुआ है, जो B था उसकी जगह B प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसको फिर कॉन्ग्रुएंट में दोबारा बंद कर दें तो ये जाएगा A प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस सी मॉड्यूलो M। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है जी। मॉड्यूलो 15 किया हमने कि 5 फैक्टोरियल और उससे अगर बड़ा होगा फिर भी 0 मॉड्यूलो 15, सो वी कैन डू इट फॉर लाइक 5 या 10 भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दिया होता है एग्जाम्पल, तो ये तो इसी एग्जाम्पल को जो बुक की एग्जाम्पल है उसको मैंने सॉल्व कराया है, लेकिन वो तो जाहिर है कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मॉड्यूलो 15 ये मॉड्यूलो 10, हाँ बिल्कुल आप उस तरह से जो भी जिससे भी रिमाइंडर निकालना हो फिर आप उसी के लिए करेंगे।
मतलब मैं असल में प्रोसीजर बताना चाह रहा था, बाकी तो आप खुद से जो है वो जितने भी इस तरह के और क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में वो कर सकते हैं। अच्छा, और ये इस तरह से ये बाकी भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आ जाएगा। इसके प्रूफ जो है वो, क्योंकि ये डायरेक्ट कोरोलरी लिखा है कि इसके प्रूफ इतने सिंपल्स हैं कि वो जरूरत नहीं है कि मैं इसको जो है वो कराऊं। अच्छा, इसी तरह से जैसे ये होता है ना a टू द पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू, यानी a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू b स्क्वायर, इसी तरह से हमारे पास जो होता है हम कोई भी पावर लगा सकते हैं, a टू द पावर n कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर n मॉड्यूलो m, जैसे कि वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि आपने सिंपल इक्वेशंस वगैरह में देखा होगा, इसी तरह से इसमें भी आप ये कर सकते हैं। और हमें क्या पढ़ना था, एक मिनट। इसके अलावा एक और हमारे पास रिजल्ट है, थ्योरम 4.6। थ्योरम 4.6 if AC congruent to BC modulo M and CM is equal to 1, यानी GCD of CM जो है C and M अगर ये 1 हो जाए, then A is congruent to B modulo, यानी ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बहुत ही सिंपल सा रूल था कि कोई भी इंटीजर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन डिवीजन के लिए जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास कुछ कंडीशन, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट लिखा हो AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड्यूलो M, तो आप इससे C से डिवाइड उस वक्त करेंगे, यानी यहाँ से उस वक्त हटाएंगे जब C और M का GCD जो है वो 1 आ रहा होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक हम और पढ़ेंगे उसमें, फिर उसको GCD से डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर 1 के अलावा कोई GCD हो तो M को भी GCD से डिवाइड कर। तो इसको देख लेते हैं, ये सिंपल सी बात है, प्रूफ इसका देख लेते हैं। अच्छा, मुझे इससे पहले बताइए आप लोग, मैंने अब तक की जितनी रिकॉर्डिंग थी ना सारी जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है, और आज की भी रिकॉर्डिंग जो है होपफुली कि मैं आज ही या फिर कल तक जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आपने सपोज किया कि सपोज AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is equal to 1। ये हमने अस्यूम कर लिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि A is congruent to B modulo M, ये अब हमें प्रूव करना है। तभी किस तरीके से जो है इसको देखें प्रूव करते हैं। अब हमें क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट जो है ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि M डिवाइड्स AC माइनस BC, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने लिखा देन M डिवाइड्स AC माइनस BC, ठीक है। दिस इंप्लाइज M डिवाइड्स A माइनस B टाइम्स C, ठीक है। M इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा।
अब क्योंकि C और M का GCD 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बट M डज नॉट डिवाइड C। क्यों C को डिवाइड नहीं कर रहा? तो क्योंकि जो है C और M का GCD 1 है, तो M अगर C को डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो ये सिर्फ इस वजह से डिवाइड कर रहा होगा कि M जो है वो A माइनस B को डिवाइड कर रहा है। Hence M divides A minus B, और अगर M A minus B को डिवाइड कर रहा है तो दिस implies A is congruent to B modulo M, तो ये B modulo M, ठीक। यानी अगर कोई जो है वो कॉन्ग्रेंस आपके पास है और उसमें से आप जो है वो डिवाइड, जैसे कि आपके पास है 14 कॉन्ग्रेंट टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 21 मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो ये दोनों जो आप ये जो है ये जो 14 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 7 टाइम्स या 2 टाइम्स 7, और इसे आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 7 मॉड्यूलो 5। तो क्योंकि 7 और 5 जो है इसका GCD 1 है, तो आप इस 7 को यहाँ से खत्म कर सकते हैं, तो 7 यहाँ से, तो ये आपके पास ये आ गया 2 कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड्यूलो 5, यानी कि ये कॉन्ग्रेंस जो है ये इस कॉन्ग्रेंस के इक्विवेलेंट है। और 7 यहाँ से इस वजह से रिमूव हुआ कि 7 और 5 का GCD 1 है, इस वजह से रिमूव कर दिया। लेकिन अगर ये GCD 1 नहीं हो तो क्या करेंगे, तो भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि जो M है ये भी चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए जो रिजल्ट है वो देखते हैं। जी, यानी कि उसमें D से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये है थ्योरम 4.7। If AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is D, ठीक है। GCD जो है वो D है, D कुछ भी हो सकता है। देन तो फिर ऐसी सूरत में ये हो जाएगा A is congruent to B, यानी C से हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन C से डिवाइड किया है तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो C और M का GCD था उससे इस M को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा मॉड्यूलो M by D, ठीक है। यानी कि GCD अगर 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये भी जो है वो डिवाइड होगा। अब इसका प्रूफ है, जी नहीं 1 हो जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं है, वो फिर वो समझ लीजिए कि अगर D 1 हो गया तो पिछला वाला थ्योरम बन जाएगा। समझ लीजिए कि पिछला वाला जो थ्योरम है वो इसका जो है सबसेट है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने D इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं लिखा, ठीक है। यानी कि ये थ्योरम जो है 1 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि 1 हो जाएगा तो D के लिए 1 रहेगी, हो जाएगी तो फिर वो M ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये एस्यूम कर लेते हैं जो हमें कंडीशन दी हुई है ये वाली, कि ये ट्रू है, कि ये हमने लिखा सपोज AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M equals D, ये हमने लिख दिया।
देन तो अब ये क्या होगा, अगर ये हम कह रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि m डिवाइड्स AC माइनस BC। m जो है वो AC माइनस BC को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर C कॉमन ले लें तो फिर हम ये कहेंगे m या तो C को डिवाइड करेगा या A माइनस B को। उसकी रीजन ये है कि अब GCD जो है इनका जो है वो 1 नहीं है। GCD 1 होता तो इसका मतलब है कि अब वैसे करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसको फिर जो है वो जो इसकी फॉर्म होती है, यानी कॉन्ग्रेंस को जब हम एक इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि AC इज इक्वल टू BC प्लस MK या KM, where K is any integer, ठीक है। एनी इंटीजर तो नहीं लिखना चाहिए, सम इंटीजर जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, वेयर K ऐसे लिखना चाहिए, वैसे सही से करके लिख, फॉर सम इंटीजर K, ठीक है। ये हमें लिखिए। तो अब आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि नाउ AC माइनस BC इज इक्वल टू KM, ये आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करें कि आप और इसे इस तरह से लिख दें, C इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू KM। GCD जो है वो C और M का D है। अब अगर GCD C और M से हटा दें तो फिर दोनों रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कोई नंबर, जैसे एक नंबर मैंने लिया 12 और एक नंबर ले लिया 8, इन दोनों का GCD जो है वो 4, ठीक है। अब 4 इनमें से मैं हटा दूं तो फिर ये दोनों जो है रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे, यानी इसका मतलब ये 4 से डिवाइड कर दिया तो 12 डिवाइडेड बाई 4 जो कि 3 होगा और 8 डिवाइडेड बाई 4 जो कि 2 होगा, तो इनका GCD जो है अब 1 होगा, ये रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को D से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, क्योंकि D जो है वो GCD है, तो ऐसी सूरत में फिर C अपॉन D और M अपॉन D ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो D से डिवाइड, ये समझ में आया कि D से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें रिलेटिवली प्राइम बना रहे हैं ताकि वो जो पिछला वाला थ्योरम था वो हम इस्तेमाल कर सकें। तो अभी हमने लिखा C अपॉन D टाइम्स A माइनस B इज इक्वल टू K टाइम्स M अपॉन D। इस तरीके से जो है वो हमने D से जो है वो डिवाइड कर दिया। Now we have GCD of C upon D and M upon D is equal to 1। इन दोनों का GCD हमारे पास जो है 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, क्योंकि इन दोनों का GCD हमारे पास ये आ रहा है कि M टाइम्स M अपॉन D टाइम्स K, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि M अपॉन D C अपॉन D को तो आप डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। M अपॉन D डज नॉट डिवाइड C अपॉन D, इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों का GCD 1 है, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है ना। बट M अपॉन D, तो इसका मतलब क्योंकि ये K टाइम्स M अपॉन D है तो इसका मतलब ये हुआ कि M अपॉन D A माइनस D B को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि M अपॉन D डिवाइड्स A माइनस B, तो ये A माइनस B को डिवाइड करेगा, ठीक है जी। यहां से अच्छा, देखिए हमें ये बात पता है कि C और M इन दोनों का GCD D है,
ठीक है, ये हमें पता है। और हम करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पिछला थ्योरम जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि जीसीडी अगर 1 होगा तो फिर आप आसानी से डिवाइड कर दें और आप उसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो ये है, जैसे एक एग्जांपल मैंने कराई थी कि 12 और 8 इनका जीसीडी 4 आ रहा है। अगर जो जीसीडी है 4, इसको इन दोनों से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक नंबर जो है वो 3 आएगा और एक नंबर आपके पास 2 आएगा। इन दोनों का जीसीडी जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर दो नंबर्स का जीसीडी नॉन यानी ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसी सूरत में उस जीसीडी से अगर उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उनके जीसीडी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये जीसीडी 1 आएगा। तो अब हमें पता था सी और एम का जीसीडी डी था, तो हमने क्या किया कि इन दोनों का जीसीडी 1 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया, राइट हैंड साइड पे ये आ गया। तो इन दोनों का जीसीडी अब 1 हो जाएगा, यानी रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। तो m अपॉन डी डज नॉट डिवाइड c अपॉन डी। लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू k टाइम्स दिस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये m अपॉन डी इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अगर ये m अपॉन डी इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो c अपॉन डी को तो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जीसीडी इसका 1 था, तो डज नॉट। तो अब क्या बच गया, a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि m अपॉन डी डिवाइड करेगा a माइनस बी को। जी समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए, m अपॉन डी, तो हम ये लिखेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो, जो डेफिनेशन है वो इन्वोक करेंगे यहाँ पे m बाई b। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कोई भी चीज किसी की नहीं समझ में आ रही हो तो वो पूछ ले, ये मत जहन में रखे कि वो उसको समझ में ही नहीं आ सकती, फिर बाद में किसी से पूछेगा। जैसे दूसरों की क्लास में दूसरों को समझ में आ रहा है तो उसको भी समझ में आ सकता है, तो पूछ ले, अपना क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद जो देखें, इसमें होता ये है कि जो कॉन्ग्रेंस का फायदा क्या होता है, कॉन्ग्रेंस के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम जो कॉन्ग्रेंस देख रहे हैं वो है लीनियर कॉन्ग्रेंसेस। लीनियर कॉन्ग्रेंसेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जाहिर है कि इक्वेशन होगी तो ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो इसको सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करके जो अननोन है एक्स, इसको कंप्यूट करना होगा। तो ये जो लीनियर कॉन्ग्रेंस है ये बड़ा एक आसान सा तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सॉल्यूशंस हमें चाहिए यहाँ भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स में अगर सॉल्यूशन आएगा तो फिर हम उसको जो है वो कंसीडर करेंगे, नॉन इंटीजर सॉल्यूशंस को हम कंसीडर नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा जो है और इसमें क्या होता है, और इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जो हमने डायफेंटाइन इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस, तो सारी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस लीनियर कॉन्ग्रेंस में रिड्यूसिबल होती है, यानी तमाम को लीनियर कॉन्ग्रेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको लीनियर कॉन्ग्रेंस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी लीनियर कॉन्ग्रेंसेस हैं उनको डायफेंटाइन इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको डायफेंटाइन इक्वेशंस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी हम ऐसा होता है कि डायफेंटाइन इक्वेशन जो हमें लीनियर डायफेंटाइन लिखी हुई नजर आ रही है उसको लीनियर कॉन्ग्रेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी लीनियर कॉन्ग्रेंस को जो है लीनियर डायफेंटाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी इस तरह से मैं लिख देता हूँ लीनियर कॉन्ग्रेंस
और लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती थी सॉल्व करने के लिए, इसमें भी हमारे पास जो है वो तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं, तो देख लेते हैं। थ्योरम 4.9, the linear congruence AX congruent to B modulo M is solvable if and only if D divides, यानी D है क्या चीज, इसको ऐसे कर लेता हूँ, GCD ऑफ A एंड M। वहां GCD ऑफ A एंड B होता था, जो कि हाँ CD, जो कि जो C को डिवाइड करता था। यहाँ पे GCD जो है वो A और M है, इसका जो कह रहे हैं D है। इफ एंड ओनली इफ डिवाइड्स B, ये B को डिवाइड करना है, यानी A और M का GCD B को डिवाइड करना चाहिए। वेयर, बल्कि तो मैंने पहले लिख ही दिया ना, तो वेयर लिखने की जरूरत है, ये आ गया। फिर इसमें एक और पार्ट है कि इफ D divides B, then it has D incongruent solution। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस हो, यानी कि डिफरेंट जो है कॉन्ग्रुएंस क्लास में, यानी कि जब हम बात करते हैं कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की, तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो ऐसे सॉल्यूशंस जो डिफरेंट, यानी कि दूसरी जो रेजिडुअल क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास में हों, यानी कि एक ही कॉन्ग्रुएंस, जैसे कि ये है AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा होगा, तो वो इंटीजर्स में इसके सॉल्यूशंस आएंगे। वो सॉल्यूशंस जो हैं वो, अगर ये D जो है B को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो हमारे पास जो है डी कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि इसका मतलब ये होता है जैसे अगर Z18 में हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो Z18 में फॉर एग्जांपल जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो एक कॉन्ग्रुएंस क्लास जो है वो 6 में आ रहे हैं, एक कॉन्ग्रुएंस क्लास 12 में आ रहे हैं, जो Z18 की जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी। तो या एक 3 में आ रहे हैं, एक 6 में आ रहे हैं, एक 9 में आ रहे हैं, एक 12 में, एक 18 में, एक 15 में, इस तरह से जो है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस कहलाती है, तो वो सारे कहलाते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, यानी कि इससे हमें सॉल्यूशन की जो क्लास होती है इनको, इसका भी जो है वो पता चल जाता है। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही बात ये? अच्छा जी जी जी, AX इज इक्वल टू B प्लस M के, जी 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 बिल्कुल, जी जी जी।
दरअसल होता ये है कि जो एक लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन होती है उसमें क्योंकि दो वेरिएबल होते हैं, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन के लिए हम दो लीनियर कॉन्ग्रेंस बना सकते हैं। ठीक है, उनकी दो लीनियर कॉन्ग्रेंसेस हम, जैसे कि हमने एक सॉल्व किया था ना क्वेश्चन, उसको हम दोबारा अब सॉल्व करके देखेंगे और लीनियर कॉन्ग्रेंस से देखेंगे। तो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि दो पॉसिबल जो है वो लीनियर कॉन्ग्रेंस बनती है, एक जो है वो x के लिए और दूसरी y के लिए, लेकिन सॉल्व किसी एक ही को करना होता है। आप एक ही को सॉल्व करते हैं तो उससे वो जो रिलेशन दूसरा होता है उससे आपको वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपके पास दो अननोन है एक इक्वेशन में से, तो दो अननोन में से किसी एक की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे की भी मिल जाएगी, तो सॉल्व एक ही को करना होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप दो लीनियर कॉन्ग्रेंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जाहिर है ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी चीज नजर आ रही है, ये मुझे पहले भी एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि दो उसमें अननोन होते हैं, यहाँ पे एक अननोन है। ठीक है ना, तो ये बात एक फौरन जहन में आती है कि ये जो है ऐसा कैसे हो गया कि वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो Then K is also something which is not known to us at the moment. तो फिर हम कह सकते हैं कि A और minus M का जो GCD है वो B को डिवाइड करेगा, it will be the same as बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये हुआ तो ऐसे ही है, एग्जैक्टली हुआ ऐसे ही, लेकिन क्योंकि वेरिएबल की कमी है इस वजह से जो है वो भी यही पूछना चाह रही थी कि वो वेरिएबल कहाँ है, और वो जो इसमें एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो वेरिएबल के नहीं है, वो जो के है वो के। हाँ, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बल्कि इसका प्रूफ नहीं देखते, इसको हम यूज कर लेंगे। हमें बहुत सारे प्रूफ जो है वो नहीं करने हैं इस कोर्स में, हमारा मकसद जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रूफ जो है वो छोटे छोटे प्रूफ जो है वो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है वो प्रूफ हमें नहीं करना है। डी कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस कैसे होंगे ये मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, कोई एग्जाम्पल करेंगे हम तो फिर उससे जो है वो क्लियर होगा कि वो जो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस जो है वो क्या होंगे। मैंने कोशिश तो की थी समझाने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सही से उस वक्त समझ में आएगा कि जब जो है वो मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तब देखें इसी में अगर जो है डी की वैल्यू 1 हो जाए, यानी इसी में देख लें कि इफ डी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए और एम जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब ये होगा जब ए और एम रिलेटिवली प्राइम है तो ये जो डी है ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूशन हमें यूनिक मिलेगा। ठीक, तो जब d की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी कि ये a और m जो है रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो ऐसी सूरत में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। ठीक, तो कॉन्ग्रेंस यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रेंस ax कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m has a unique solution if and only if GCD of A and M is equal to 1. अब देखें, ये एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस में किस तरह के सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, 12x is congruent to 48 मॉड्यूलो 80। अब a यहाँ पर है 12
और m यहाँ पर है 18, GCD ऑफ 12 एंड 18 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेबल है एक तो, ठीक है, क्योंकि ये 6 जो है ये 48 को डिवाइड कर रहा है, यही कंडीशन थी ना, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली जीसीडी इन दोनों का b को डिवाइड करना चाहिए। तो 12 और 18 का जीसीडी 6 है, 6 डिवाइड्स 48, तो इसका मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल है। और सॉल्वेबल है, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशंस कितने आएंगे? इसके अंदर सॉल्यूशंस जो है वो 6 सॉल्यूशंस आएंगे, 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशंस तो इनफिनिट मैनी होंगे, लेकिन वो दरअसल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, तो इनफिनिट मैनी जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस को हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, और क्लासेस में डिवाइड करने के बाद हम ये करते हैं कि वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कहते हैं ये सारे एक जैसे सॉल्यूशंस हैं, इनको एक ही क्लास में डाल दिया, वो सारे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। यानी कि वो सारे सॉल्यूशंस जो कि एक ही रेजिडुअल क्लास में, ठीक है, इसी तरह से दूसरी रेजिडुअल क्लास में होंगे, वो सारे के सारे जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा, अब आप इसको जो है वो बहुत सारे तरीकों से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करें कि ये जो है सिक्स इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली जी, बिल्कुल निकालेंगे अभी, अभी बस थोड़ी सी देर की बात है, ठीक। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखिए क्योंकि ये 6 जो है ये डिवाइड कर रहे हैं इस 48 को, तो हम, और ये जीसीडी 1 भी नहीं है, तो अगर हम ये 6 से डिवाइड करते हैं इस पूरे को, तो हमें जीसीडी से भी इस 18 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2x कॉन्ग्रुएंट 2, इसको 6 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 8 मॉड्यूलो, और इसको अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ, ठीक है। अब इक्वेशन को मालूम करना है, तो हमारे पास ये जो है मॉड्यूलो 3 का मतलब है Z3 है ये एक्चुअली, ठीक है ना, पहले ये Z18 था और अब ये आपके पास Z3 है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं 0, 1, 2, ये कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, 4 होगा तो फिर 1 हो जाएगा, 5 होगा तो 2 हो जाएगा, 6 होगा तो फिर 0, 7 होगा तो फिर 1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये तो नहीं करते कि x 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था शुरू में। शुरू में जो है वो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कि अगर c कोई भी इंटीजर हो तो उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंटीजर से। तो यहाँ पर जो है वो हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि x का कोएफिशिएंट 1 है। यही वजह है कि ये हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें कि ये इससे डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पर 1 फिर कभी नहीं ला सकते थे आप, ठीक है। तो असल में वो एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट होता है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो अब हम बताइए कि यहाँ क्या लेके आए कि ये 1 बन जाए। तो 1 आपको पता है कि Z3 में 1 जो है वो या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या 7 होगा या फिर 10 होगा, इस तरह के एलिमेंट्स 1 होंगे। तो इसका मतलब है कि इस तरह का नंबर चाहिए आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आपके पास जो है 1 आ जाएगा। तो 2 से कर लेते हैं, छोटा नंबर है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 2x कॉन्ग्रुएंट टू 2 टाइम्स 8 मॉड्यूलो 3। जी ये मुझे बताएं, समझ में आ रहा है सबके? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? ये इस वजह से किया क्योंकि आपको पता है कि ये मॉड्यूलो 3 है और ये Z3 है, तो इसकी कॉन्ग्रुएंट क्लासेस जो हैं 0, 1, 2 ये क्लासेस हैं। हर 1 जो होगा वो 1 होगा, 4 जो होगा ये भी 1 होगा, इसमें 7 भी 1 होगा, 10 भी 1 होगा, 13 भी, इस तरह के एलिमेंट्स जो है 1 होंगे।
तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो इसका कोएफिशिएंट हमें 1 करना है, तो इसका मतलब है कि इस तरह के नंबर्स में से कोई चाहिए। तो सबसे पहले 4 आ रहा है, तो ये 4 आसानी से 2 से मल्टीप्लाई करने से मिल सकता है, तो इस वजह से हमने ऐसा किया। हम चाहें तो यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा, जो कि हम 1 लिख सकते हैं उसकी जगह। नहीं कर सकते, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। जो हमने देखी ये देखें ये आ गया, ये कोरोलरी है। इसमें कह रहे हैं कि if a congruent to b modulo m and c is any integer then, तो इसका तीसरा वाला पढ़ें तो हम ये कर सकते हैं, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किससे? इंटीजर से। इंटीजर्स होना जरूरी है। जब आप 2 से डिवाइड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो सकता। ठीक है जी। यहाँ कंडीशन नहीं है कोई सी और एम की जीसीडी। अच्छा अच्छा, वो फिर डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड करने के लिए कंडीशन जो है, इससे फिर ये होता है कि उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने फिर ये क्या किया, इससे सी को डिवाइड कर दिया, लेकिन वो उस वक्त है कि जब दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने क्या, अच्छा 2 से डिवाइड करने के लिए कहा था, तो 2 और 3 का जीसीडी जो है वो 2 और 3 का जीसीडी 1 है, तो यहाँ डिवाइड हो सकता था। ठीक है, इसके मुताबिक जो है, जो आप पूछ रही हैं और जो आपने कहा था डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वाले को अगर हम यूज करें, ये वाला थ्योरम 4.6, इस थ्योरम 4.6 को देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसका जीसीडी एम के साथ 1 आ रहा है तो फिर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे उसके साथ 1 आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो जी पूछें, कौन सी? ताकि x की वैल्यू हमें मिल जाए, हमें x निकालना है ना मसलन। नहीं तो फिर अगर कोएफिशिएंट 2 तो पहले ही से मौजूद है, कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब ये खत्म ही हो जाएगा। वैसे 0 इसी वजह से आएगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्वेबल है। 2 तो पहले ही से मौजूद है, देखें तो, लेकिन 2 से x की वैल्यू तो नहीं मिल रही जी। x के साथ 1 हो जाएगा, समझ लें x की वैल्यू मिल गई। 4 और 1 की एक ही क्लास है ना, 4 1 7 10 इन सब की एक ही क्लास है, तो क्योंकि एक ही कांग्रेंस क्लास है तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो आपने 1 टाइम्स x लिख दिया। आप इसमें डिवाइड भी कर सकते थे थ्योरम 4.6 यूज करके। ठीक है, थ्योरम 4.6 यूज करके डिवाइड कर सकते हैं, उसकी कंडीशन है हमारे पास, और वो ये जो अभी इन्होंने जो है वो जिक्र किया है, उसकी कंडीशन ये है कि अगर c और m का जो है जीसीडी 1 हो, ये वाला जीसीडी 1 हो तो फिर डिवाइड कर दें कोएफिशिएंट से। ठीक है, यानी दोनों जो अगर कुछ कॉमन हो तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीसीडी 1 होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है, यहाँ अगर आप देखें तो ऐसे ही हो रहा है। चले मैं इसके ऑल्टरनेट में यहाँ पर जो है लिख दूं, ये मतलब ये सॉल्व नहीं कर रहा है, ये इस तरीके से जैसे इन्होंने कहा कि उसको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x कॉन्ग्रेंट टू, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 4 मॉड्यूलो 3, और इसका रीजन यहाँ लिख दिया कि 2 और 3 का जीसीडी 1 है, तो इस वजह से 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है उस 8 में 2 है ना। देखें ये जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कह रहा है कि जो चीज जो है वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो और यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो, वो जो कॉमन आपके पास फैक्टर है
वो कॉमन फैक्टर जो है वो अगर m के साथ GCD 1 है तो आप उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक ही बात है, वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मतलब बात तो एक ही है ना। हाँ जी, नहीं 2 से आप देखिए, आप ऐसे करेंगे 2x कॉन्ग्रुएंट टू 2 टाइम्स 4 मॉड्यूलो 3, तो ये 2 खत्म हो गया, तो वो एक ही चीज है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास इसका x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये 16 है, 16 कौन सी क्लास में, तो 16 जो है वो किस क्लास में होगा, 16 की क्लास वही वाली है जो यहाँ पर ये लिखी हुई है, क्योंकि 10 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 16 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी आप 1 ही लिखेंगे मॉड्यूलो 3। तो इस तरह से आपके पास जो है ये सोल्यूशन। अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखते इस तरह से, यानी कि जब ये आपके पास आ जाता है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 k लिखते थे हम, यहाँ पर k की जगह हम यहाँ पे t लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसकी जगह पर जो है वो t लिख दिया बजाय इसके। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी ने माइक ऑन किया था शायद। अच्छा, अब ये हमने जो एक्चुअली इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व किया ना, 2x कॉन्ग्रुएंट टू 18, या ये समझ लें कि ये वाली कॉन्ग्रुएंस लिखी है, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस मॉड्यूलो 3, जो कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 3t हमारे पास जो है वो आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो t की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हमारे पास होती हैं, तो क्योंकि ये हमारे पास है मॉड्यूलो 18 का सॉल्यूशन था, तो t की जो वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पर, ये t की वैल्यूज लेंगे हम 0 से लेके, नहीं 7 तक, 6 से पहले, ठीक है 6 से कम, क्योंकि 6 सॉल्यूशंस हो गए ना, यानी कि जब x की वैल्यू जो है वो t की वैल्यू 0 होगी तो 1, t की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा, t की वैल्यू सॉरी 1 होगी तो 4, फिर 7, 10, 13, और एंड 16। ठीक है, अब देखें यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है किसी को हो रही है, वैसे समझ में आया ये? नहीं, ये अब 1 की नहीं है, मैं आपको एक और चीज लिख दूंगा, तो इन Z18 है ये, क्योंकि 18 में सॉल्यूशन था ना, तो अब ये सारी की अलग अलग क्लास है। हम्म, हाँ मतलब कैसे आप निकालते बताए? 12 का आप इनवर्स देखते, 12 का क्या इनवर्स आता, मतलब बड़े नंबर से मुश्किल होती है ना आपको। जी, उसमें हमने निकाल लिया 1 4 10 7 10 13 and 16 बिकॉज़ ये तो इस वजह से है कि ये 1 है, अगर ये 2 होता तो फिर ये वाले नंबर्स नहीं आते, फिर ये आते 2 5 8 11 14 और 17, ये 6 नंबर था। ये तो डिपेंड कर रहा है इस वाले पे, ये वाले 1 पे। ठीक है, इस 1 की वजह से ये 6 आ रही, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन ये ना हो कि आप ये समझे ये सब एक ही क्लास में आ रहे हैं, तो एक ही क्लास में तो है, लेकिन ये Z3 की एक ही क्लास है, हमें सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन मॉड्यूलो 18, तो 18 की सारी अलग अलग क्लासेस,
यानी कि 1 एक डिफरेंट क्लास है, 4 एक डिफरेंट क्लास है, सब अलग अलग। ठीक है, तो इन्फिनिट मैनी ये नजर ऐसे आ रहा है कि ये कितने 6 सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये 6 नहीं है, इन्फिनिट मैनी है, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, जो आप देख रहे हैं 1 का मतलब है, हाँ 1 का मतलब है 1 + 18z, यानी कि इस फॉर्म के इन्फिनिट मैनी नंबर। 4 का मतलब है 4 + 18z। ठीक है, ये इस तरह से, ये जो 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं, ये 6 जो है वो क्लासेस हैं। ठीक है, इसी तरह से 7 + 18z, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जो अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक, 10 + 18z, 13 + 18z, 16 + 18z। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस आ गए, और आपको पता है कि ये सारे जो है वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ये 6 सॉल्यूशंस नहीं है, ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, लेकिन ये सारी वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई करेंगी इस कॉन्ग्रुएंस को। सर ये हमने टी जो है वो 6 इसलिए लिया है कि वो 12 और 18 का जीसीटी 6 है। जी, ये 6 नंबर्स लेने हैं हमें, क्योंकि हमें पता है कि 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे, तो 0 to जो है वो 5 हमने ले लिए 6 नंबर। ठीक है, अच्छा देखें, अब इसके बाद एक और ये एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि जब आप जीसीडी निकालते हैं 2 और 4 का, तो वो 1 नहीं आता बल्कि 2 आएगा, विच डज नॉट डिवाइड 3 को डिवाइड नहीं कर रहा। और अब आप ये देख लीजिए कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। देखिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? ये वो जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स बैठे हुए उनसे खास तौर पे पूछ रहा हूँ, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? अच्छा, अब जो है वो ये जो आप ये देखें कि ये जो आप है 2, इसको अगर आप इसको सॉल्व करने, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन, यहाँ लिख देता हूँ नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर तलाश करना पड़ेगा कि जिससे 2 को मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए। तो 4 में 1 जो है वो कहाँ पर होता है? 1 जो है वो या तो 1 पे होता है, या 5 पे, या 9 पे। तो ये 2 के साथ तो आ ही नहीं सकता, कोई इंटीजर ही हमें ऐसा नहीं मिलेगा। तो यही वजह है। अब इस 2 की जगह अगर 3 होता तो फिर ये हो जाता। ठीक है ना, तो 1 आ जाता, क्योंकि 3 जो है वो आ जाता, तो यहाँ 3 और 4 का जीसीडी 1 आता, और वो सारे 3 को डिवाइड कर रहा होता, और फिर आपको मिल भी जाता। अगर यहाँ 3x रखें आप, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो 9 आ जाएगा। 9 जो है Z4 में 1 होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर ये जीसीडी 1 नहीं आ रहा या जीसीडी डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर आपको दरअसल वो सॉल्यूशन इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको इन्वर्स ही नहीं मिलता। आपको ऐसा नंबर ही नहीं मिलता कि जिससे मल्टीप्लाई करके जो है वो आप 1 लेके आ जाए। तो इस वजह से सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बाद ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक और प्रॉब्लम कराता हूँ, और वही वाली प्रॉब्लम कराता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में की थी। लेकिन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि उसको हमने किया था दूसरे तरीके से, यानी कि एक लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन थी। उस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व किया था, और जो हमने यूज़ किया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है उसके ज़रिए।
तो उसको हम रिविजिट करते हैं। 63x माइनस 23y इक्वल्स -7। देखिए अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसको डायफेंटाइन इक्वेशन को हम कैसे कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि कोई भी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन जो होती है उसको दो लीनियर कॉन्ग्रुएंस में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करें। मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जैसे अब इसको देखें, आपको तरीका बता दूं कि कैसे जो है वो इसको लिखा जाता है। तो अब ये 60 यानी x अगर हमें निकालना है तो जाहिर है कि यहाँ पर ये 63x है, तो हम लिखेंगे 63x इज कॉन्ग्रुएंट टू, और ये यहाँ पे कांस्टेंट जो है यानी समझ लीजिए कि ये b है, तो ये हो जाएगा -7 मॉड्यूलो, और जो y का कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर हम इसको y की वैल्यू निकालते हैं तो 23 जाके डिवाइड होता है, तो ये मॉड्यूलो 23 हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये कोएफिशिएंट लिखें y का, हाँ -23 विद जो है वो सिग्नेचर आप लिखें, -23y कॉन्ग्रुएंट टू -7 मॉड्यूलो 63। तो किसी से भी आप सॉल्व कर लीजिए। आप जाहिर है कि हम ये ज्यादा जो है वो हमें सूट करता है, क्योंकि 23 एक छोटा नंबर है और ये मॉड्यूलो 63 ये बड़ा है, तो बेहतर ये कि इसको हम देख लेते हैं कि 63x, लेकिन दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हर लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन जो वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर एक दो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में। अब देखें जी, जी जी बिल्कुल, डिवाइड तो पॉजिटिव से ही करेंगे ना। ठीक, जाहिर है एक्स और वाई की अलग ही वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल। देखिए डिवाइड अगर -23 से करें +23 से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जब फैक्टराइजेशन देख रहे हो, यहाँ नेगेटिव नहीं लिखते हम। ठीक, तो इस तरह से अब ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखें कि 63 और 23 इनका जीसीडी क्या होगा। 23 और 63 इनका जीसीडी 1 होगा। तो 1 अगर जीसीडी होगा तो इसका मतलब है कि इसकी ये सॉल्वेबल है और एक ही कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, यानी कि यूनिक कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन यूनिक का मतलब ये नहीं कि एक ही सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन सारे के सारे सॉल्यूशन एक ही कॉन्ग्रुएंट क्लास से होंगे, इसका ये मतलब। ठीक है जी, जी एक की सॉल्व करके दूसरे में रख दीजिएगा, आसान तो यही है। जी जी, किसी से भी कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 23 है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं कि 23 है। तो अगर आप ये देखें 23 टाइम्स 2 कितना होता है, 46। 46 टाइम्स 23 कितना होता है, 69। नहीं सॉरी, 23 टाइम्स 3 69 होता है, मैं वो जो 46 को करता, तो ये हो जाएगा 69। तो 69 को अगर जो है वो हम देख लें इस 23 में, मॉड्यूलो 23 में, तो वो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। या प्लस में अगर रखना चाहें तो प्लस में ही रहने दें, माइनस में रखना चाहें तो माइनस में रख लें। -6 की कंफ्यूजन है, किस चीज की कंफ्यूजन है जी? जी जी कहिए। जी जी 16 है, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं।
चले ऐसा करते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं, 23 टाइम्स 2 कितना था 46, 63 माइनस 46 कितना होगा, कितना आएगा 17, तो 17x लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप -6 लिख देते हैं क्योंकि -6 और 17 दोनों जो मॉड्यूलो 23 की जो है उस एक ही क्लास में है, इस वजह से आप जो चाहे लिख, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परेशान इससे पहले भी पूछ रहे थे, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें ये जो है नेगेटिव को हम कॉन्ग्रुएंस क्लास में देखें इस तरह से कि 23 है ना, तो 0 जो होगा वो 23 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद यानी 23 जो नंबर होगा ये भी 0 की क्लास में होगा, 46 भी 0 की क्लास में होगा, इसी तरह से जो है वो 69 भी 0 की क्लास में होगा, -23 भी 0 की क्लास में होगा, -46 भी 0 की क्लास में होगा, तो इन सब की जगह जो है वो आप चाहें तो 0 लिख दें या कोई नेगेटिव नंबर लिख दें। अब देखें एक और, अब ये जो है 17 एक क्लास है, 17 में 23 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 17 में 40 हो जाएगा, 40 में 23 ऐड करें 63, 63 आ जाएगा। इसी तरह से 17 में से 23 माइनस करें तो -6 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा -29। ये सब जो है वो एक ही क्लास है, इनकी जगह आप सब 17 लिखे, -6 लिखे, -29, 40, 63, 86, तो हमारे पास ये था 63, हमने लिखा अभी 17, चाहे तो हम -6 लिख दें, चाहे तो हम 40 लिख दें, चाहे तो -29 लिख दें, ये क्योंकि एक ही कॉन्ग्रुएंस क्लास में है तो इस कॉन्ग्रुएंस क्लास का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम ये देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन किससे आसान हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब अगर मैं इसको इरेज करके -6 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप समझ में आ जाएगा, -6 इस वजह से लिखे छोटा नंबर है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो सोच लीजिएगा उसमें क्या आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का। देखिए करते ये कि हम छोटा नंबर ले आते हैं, बस ये समझ लीजिए कि छोटा। अब देखिए इस मॉड्यूलो, ये जो कॉन्ग्रुएंस क्लास है, इस कॉन्ग्रुएंस क्लास का सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 है, उसका साइन कोई भी हो, ठीक है ना, तो हमने वो -6 लिख दिया है क्योंकि छोटा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस ये किया। नहीं नहीं 23 से तो ताल्लुक है ना इसका, ये 63 का, 63 को हम ये देख रहे हैं 23 की कौन सी मॉड्यूलो क्लास में है, तो 63 जो है वो इस मॉड्यूलो क्लास में, हमने सबसे पहले क्लास आइडेंटिफाई कर दी, तो इन सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट लिख दीजिए आप 63 की जगह, तो असल में ये 63 को रिप्लेस किया है आपने, ठीक है, तो 63 की जगह -6 लिख दिया। तो वो तरीका है ना वो निकालने का, यानी वो ये -6 निकालने का तरीका है, वो स्टैंडर्ड तरीका, ये मैं आपको मतलब ये कि स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से जो है ये क्लासेस होती हैं, इन क्लास में से पिक करना होता है एक नंबर, तो वो -6 ऐसे ही आया ना कि 63 से वो दरअसल ज्यादा था, अगर बड़ा होता तो माइनस करते, छोटा होता तो प्लस पे लिख देते हैं। अब जैसे 46 है तो 46 आ गया ना, इसमें 63 जो है वो 23 के टेबल में देखें तो 46 आ रहा है और बाकी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 17 आ गया, तो बड़ा था छोटा था तो प्लस में लिख दिया, बड़ा होगा तो माइनस में लिख दिया। हाँ जी, कौन सी नीचे वाली क्लास, ये
कहाँ पे आप कह रही हैं? ये तो आपने 2 क्लास किया ना, 0 ये वाली, हाँ। नीचे वाली जो है वो मतलब ऐसे हर एक की क्लास होगी ना, ये 0 की क्लास है, ये जो है 17 की क्लास है 23 में। इसी तरह से 1 की क्लास होगी जो कि 1 होगा और 24 होगा और 47 होगा, -22 होगा एंड सो। ये सारी क्लास होगी, 1 की क्लास होगी। इसी तरह से 2 की क्लास होगी, 3 की कांग्रेंस क्लास होगी, 4 की, तो 0 से लेके 22 तक की कांग्रेंस क्लास होगी। तो उसमें से इतनी सारी लिखने की जरूरत क्या, आप जो काम की वो क्लास निकालें, तो 17 की क्लास आपने ली, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि ये लिख दीजिए 6x कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉड्यूलो 23। अब हमें देखना है कि जो 6 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें 23 में एग्जिस्ट करेगा। अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 जा 24 और 24 जो है उसकी ये 1 की क्लास में आते हैं। देखिए बहुत इत्तेफाक से ये लिख दीजिए, यानी कि 24 जो है वो 1 47 ये सब एक जैसे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 टाइम्स 6x कॉन्ग्रेंट टू 4 टाइम्स 7 मॉड्यूलो 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24x कॉन्ग्रेंट टू 28 मॉड्यूलो 23। अब ये x जो है, अब ये ज़ाहिर 24 जो होता है वो 1 होता है, तो ये x हो जाएगा, और ये 28 क्या होगा, ये 5 की क्लास में होगा 28, यानी 5 हो तो 5 प्लस 23 28, 28 प्लस 23 51, और इसी तरह से 5 माइनस 23 तो ये हो जाएगा -18 एंड सो। ये सब जो है 5 की कांग्रेंस क्लास है। तो 28 लिखा है तो आप कोई छोटा नंबर लिख दें, तो हमने 5 लिख दिया, तो 5 मॉड्यूलो 23। देखिए ये आपको अभी लग रहा है कि ये मुश्किल है कांग्रेंस, और वो जो आपने पढ़ा था यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू वो आसान था, लेकिन जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपको ये ज्यादा आसान लगेगा। मुझे भी ये ज्यादा आसान लगता है, ये ज्यादा आसान लगेगा, और वो आपको मुश्किल लगेगा जो आपने पहले पढ़ा था, लेकिन अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा जी। ताकि इसका इन्वर्स हमें निकालना है ना 6 का 23 में, हमें इस वजह से ताकि x से कोएफिशिएंट 1 आ जाए। अब वो नहीं कर सकते ना वाला काम, क्योंकि इनका जीसीडी तो 1 है 6 और 7 का, ठीक है ना। देखें ये 24 आया ना, तो 24 6 का क्या देखें बताएं, 6 की मॉड्यूलो क्लास देखें। 6 की क्लास तो ये लिखी हुई है, 6 की जो नहीं 6 की क्लास नहीं है वो, तो 6 की क्लास कौन सी होगी, 6 29 और 52, और यहाँ पे आ जाएंगे तो -17 एंड सो ऑन। ये 6 की क्लास होगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, 6 की कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है, बिल्कुल। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इस 1 वाली क्लास का है ना, तो इसमें से -22 या 1 या 24 या 47 या फिर नेक्स्ट होगा 70, इस तरह का नंबर हमारे पास जो है वो है। तो इस तरह का 24 इसमें आ सकता है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इस वजह से हमने किया। तो अब ये आपके पास जो है ये इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 प्लस 23t। ये x आ गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी 63x, तो x की जगह रख दें 5 प्लस 23t और फिर -23 y इक्वल 7 -7। इसको सॉल्व करके फिर इन टर्म्स ऑफ t जो है y की वैल्यू भी निकालें तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
तो 63 टाइम्स 5 जो है ये 315 प्लस 63 टाइम्स 23 14490 माइनस 23y इक्वल्स -7 और फिर उसके बाद 23y या y की, क्योंकि सब ये 23 से डिवाइड हो सकता है, नहीं ये -7 को उधर ले जाएंगे, +7 होगा और 322 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस ये हो जाएगा 322 प्लस 14490 डिवाइडेड बाई 23। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, इसको 23 से डिवाइड करेंगे 322 को तो ये 14 आता है और ये आ जाएगा 63t। अगर आप उस वाले को सॉल्व करते तो भी आपके पास इसी तरीके से जो है वो सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। यहाँ तो यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो t तो जो है वो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो t की यहाँ पे इन्फिनिट मैनी वैल्यूज जो है वो उस फॉर्म में जो है वो हमने उस तरह से नहीं होगा जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अच्छा, तो ये हमने किया है। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के बाद जो है वो फिर इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।